स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव की इस कहानियों की दुनिया में। तो फिर चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सकाराम है और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भयानक घटना मेरे साथ 17 दिसंबर 1998 को घटी थी। वो रात मुझे आज भी अच्छे से याद है। दरअसल उस समय गांव देहात वाली एरिया आज के जितना विकसित नहीं था, जिस वजह से मेरे गांव के आसपास के किसी भी गांव में ना तो बिजली थी और ना ही वाहन का कोई प्रबंध। हम वाहन के नाम पर बैलगाड़ियों को चलाया करते और उसी से हम अपने सारे जरूरतों के कामों को पूरा किया करते। तो इसी तरह एक दिन की बात है। उस दिन जब मेरे घर में राशन का सामान खत्म हो गया तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, अजी राशन खत्म हो गया है, आप राशन ले आइए और आते वक्त कुछ मिठाइयों को भी लेकर आइएगा, वरना छोटू रोने लगेगा, वो नाराज हो जाएगा। तो मैं भी उसे कहा ठीक है, ले आऊंगा। दरअसल छोटू मेरे बेटे का नाम है, जिसकी उम्र अभी 10 साल है। तो मैं भी इसी तरह उस दिन के लगभग 11 बजे अपने बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि मेरे गांव में ना तो कोई दुकान था और ना ही कोई छोटा मोटा मार्केट। इस वजह से मुझे हर बार राशन खरीदने के लिए अपने पास के शहर में ही जाना पड़ता था और वहीं से मैं राशन खरीदता था। तो इसी तरह मैं आज भी अपने बैलगाड़ी को लेकर अपने पास के इस शहर में जाने के लिए निकल पड़ा। ठंड का मौसम था, इसलिए मैंने अपने साथ एक चादर और एक टॉर्च को पहले ही बैलगाड़ी में रख लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो राशन खरीदने में शाम हो सकती है और शाम होने के बाद वापस लौटते वक्त मुझे ठंड लग सकती है। इसीलिए मैंने चादर को पहले ही बैलगाड़ी में अपने साथ रख लिया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। जिस रास्ते पर मैं जा रहा था यह रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जो गांव के बाहर से होकर गुजरता था। यहाँ दिन के वक्त तो इक्का दुक्का लोग मिलते, लेकिन रात के वक्त यह रास्ता बिल्कुल सुनसान सा पड़ जाता था। इसीलिए रात होने से पहले पहले मुझे अपने गांव वापस लौटना होगा। यही सोचते हुए मैं शहर में पहुंचा और वहाँ दिन भर मैं सामग्रियों को खरीदता रहा, जरूरत के सामानों को खरीदता रहा और ऐसे ही दिन खत्म हो गया। अब शाम हो चली थी और कुछ ही देर में चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेरने लगी थी। मैं भी अब सोच रहा था काफी लेट हो चुकी है। जल्दी जल्दी मैं सामानों को खरीदा और सभी सामानों को खरीदकर अब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। और तभी मुझे ध्यान आया, मुझे मिठाइयाँ भी तो लेनी है। अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी और उसके नखरे को मुझे सहना पड़ेगा। यही सोचकर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। वहां से 1 केजी रसगुल्ले को लिया। उसके बाद उसे भी अपने बैलगाड़ी में रखकर अपने गांव जाने वाले रास्ते की ओर निकल पड़ा। अब मैं अपने गांव जाने वाले रास्ते पर था, जो बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान था और यह रास्ता मेरे घर से शहर तक लगभग 3 किलोमीटर पड़ता था। मैं आगे बढ़ने लगा और आगे रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान। रास्ते के किनारे किनारे ऊंचे घने पेड़, जिस कारण से वहां चांद की रोशनी भी जमीन पर नहीं पड़ रही थी और सभी चांद की रोशनी वहां रास्ते के किनारे किनारे जितने भी पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़, उसके ऊपर वाले हिस्से तक ही सीमित रह जाता। और इसी तरह मैं वहां सड़क पर आगे बढ़ता गया। मैं अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ जो टॉर्च लाया हूं उसे मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों के कारण मुझे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। मैं अपने टॉर्च को निकाला और चादर को भी अपने शरीर से लपेट लिया, क्योंकि मुझे अब ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और मैं बैलगाड़ी से अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। मैं उस रास्ते पर अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दिया, अरे सकाराम, लगता है तुम मिठाई घर लेकर जा रहे हो। तुम मेरा मुंह मीठा नहीं करवाओगे? तुम मुझे मिठाइयां नहीं खिलाओगे? ये आवाज कहीं से आई थी और मैं अपने बैलगाड़ी को रोक दिया, क्योंकि मैं हैरान था। ये किसी औरत की आवाज लग रही थी, जो कि काफी भारी सी थी। मैं सोचने लगा इतनी रात गए और इस सुनसान रास्ते पर कोई औरत भला क्या कर रही होगी। मैं वहां बैलगाड़ी को रोक दिया और अपने आसपास देखा। मैं अपने आगे पीछे देखा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था, ना तो कोई औरत और ना ही कोई इंसान। मैं सोचने लगा तो फिर ये आवाज कहां से आई? यकीनन मेरे कान बज रहे होंगे। मुझे वहम हुआ होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इस वजह से मैं अपने दिमाग में हमेशा ऐसे ही ख्यालों को सोचते हुए जा रहा हूँ, जिस कारण मुझे यह आवाज सुनाई दिया होगा। मैं फिर से अपने बैलगाड़ी को
आगे की ओर भगाने लगा। मैं उस रास्ते पर फिर से आगे बढ़ चला, लेकिन फिर से वही भारी सी आवाज, अरे 1-2 मिठाई मुझे भी तो दे दो। अगर 1-2 मिठाई मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मिठाइयाँ कम थोड़ी ना हो जाएगी। मैंने कई सालों से मिठाइयाँ नहीं खाई है, 1-2 मिठाई मुझे भी खिला दो, मेरा भी मुंह मीठा करवा दो। ये वही औरत की आवाज थी जो बहुत भारी सी थी, और ये आवाज सुनकर मैं समझ गया कि मेरे कान नहीं बज रहे, मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो मुझे आवाजें लगा रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। मैं अपने आगे पीछे देखा, आसपास देखा, लेकिन वहां मुझे कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। तो मैं भी तेज आवाज लगाकर कहने लगा, अरे कौन है जो बार बार आवाजें लगा रहा है? कोई यहाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं मिठाइयाँ किसे दूं? तो वहां पे आवाज आई थी, भारी सी आवाज। वहां पे वो कह रही थी, ऊपर देखो, यहाँ पेड़ों के ऊपर। तुम तो बार बार रोड पे देखे जा रहे हो, यहाँ रास्ते पर देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाई कैसे दूंगी? तुम ऊपर तो देखो। वो बार बार आवाजें ऐसे ही आ रही थी कि ऊपर देखो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ऊपर कौन सा इंसान हो सकता है जो यहाँ रात के वक्त पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा होगा। फिर भी मैं अपने गर्दन को उठाकर पेड़ के ऊपर देखा। वहां पत्तों के बीच से 2 आंखें चमक रही थी, सिर्फ आंखें जो मुझे दिखाई पड़ रही थी, और मैं उसे देखते ही घबरा गया। रात के वक्त पेड़ों के बीच ये 2 आंखें किसकी हो सकती है? कोई जानवर है? नहीं नहीं, जानवर है तो फिर इंसानों का आवाज कहां से आ सकता है? और तब वहां फिर से आवाज आया था, अब तुम तो मुझे देख चुके हो, मिठाइयां दो, खिलाओ मुझे मिठाइयां। उसकी मैं 2 चमकती हुई आंखों को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, और मैं समझ गया कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। यकीनन यहाँ पे कोई काली शक्ति है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता पेड़ों पे जिसकी आंखें रात के वक्त चमक रही है। मैं डरता हुआ अपने उस मिठाई के बॉक्स से 2 रसगुल्ले को निकालकर वहीं रास्ते पर रख दिया, और फिर से मैं अपने बैलगाड़ी को आगे की ओर भगाने लगा। मैं काफी तेजी से आगे बढ़े जा रहा था, और वहां पे फिर से कुछ देर के बाद आगे फिर आवाज आई थी, अरे 2 रसगुल्ले को खाकर मेरा मन नहीं भरा, मुझे और रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, खिलाओ मुझे रसगुल्ले। और मैं उससे कहने लगा कि ये रसगुल्ले मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लेकर आया हूँ। मैंने तो तुम्हें 2 रसगुल्ले दिए ना, किसी और दिन मैं तुम्हें रसगुल्ले खिलाऊंगा, अभी जाने दो। आज भर तुम किसी तरह से मान जाओ, मैं किसी और दिन तुम्हें रसगुल्ले खिला दूंगा। ये बोलकर मैं अपने बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन मेरा बैल अब आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था, और मैं उसे बहुत ज्यादा आगे की ओर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे बैलों पर कोई भी असर पड़ ही नहीं रहा था मेरे इन बातों का। और तभी वहां से फिर से हंसने की आवाज आई थी, नहीं बढ़ेंगे तुम्हारी बैलगाड़ी, तुम मुझे रसगुल्ले खिलाओ तभी मैं तुम्हारे बैलगाड़ी को आगे जाने दूंगी। वो ऐसा बोल रही थी, और मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें रसगुल्ले नहीं खिला सकता। तो फिर से आवाज आया था, यहीं पर रुको तो फिर रात भर यहीं पर सड़ो ठंड में। वो आवाज सुनकर मैं कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें रसगुल्ले खिलाऊंगा, लेकिन तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो जो बार बार रसगुल्ले खा रही हो। तो वो कहने लगी, ठीक है, आती हूँ। वहां पर वो इतना बोली थी, और मेरा बैलगाड़ी अब अपने आप उसी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया था, और मैं भी डरते डरते अपने बैलगाड़ी को आगे की ओर भगाए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी भी तरह से इस बला से मेरी जान छूटे। मैं आगे की ओर भगाता गया, और कुछ ही देर के बाद वो घने पेड़ वाले रास्ते खत्म हो चुके थे। अब मैं उन घने पेड़ वाले एरिया से आगे निकल आया था, जहां पे चांद की रोशनी साफ साफ उस रास्ते पर पड़े जा रही थी। और तब जाकर मुझे थोड़ा ढाढ़स मिला। मैं सोचने लगा, चलो जान छूटी, उस बला से वो जो कोई भी था मुझे नहीं पता। मैं अपने बैलगाड़ी को लेकर फिर से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। अभी भी यहाँ से मेरा घर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। मैं बैलगाड़ी को लेकर आगे जा ही रहा था कि तभी वहीं रास्ते पर कोई औरत थी। वो कोई बुढ़िया थी जो एक लाठी को पकड़कर रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े सफेद थे, उसके बाल पूरी तरह से सफेद था, उसके चेहरे भी वहां अंधेरे में मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा जैसे काला सा लग रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ नहीं पाया
मैं सोच रहा था कहीं ये वही बुढ़िया तो नहीं जो वहां घने पेड़ के बीच से रसगुल्ले को मांग रही थी। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये कौन है। यहाँ इसकी आंखें रात के वक्त इसलिए चमक रही है क्योंकि चांद की रोशनी इसकी आंखों पर पड़ रही होगी, तभी थोड़ी थोड़ी इसकी आंखें चमक रही है। मैं बैलगाड़ी को लेकर उसके पास पहुंचा और अपने टॉर्च से उसके चेहरे को देखने लगा। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे की वो त्वचा, उसकी त्वचा पर वो झुर्रियां आई हुई थी और मैं उसके शरीर को देख रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जैसे कांप रहा था। वो एक डंडे को पकड़कर खड़ी थी रास्ते के किनारे, लेकिन फिर भी उसका वो शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। और तभी वो आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था कि तुम रसगुल्ले दोगे, लेकिन कहाँ भागे जा रहे हो? रसगुल्ले तो दो। और ये आवाज उस बुढ़िया से आई थी। उसके मुंह नहीं चले थे, उसके मुंह पूरी तरह से बंद ही थे, लेकिन फिर भी मैं सुन पाया था साफ साफ उसकी आवाज को। वो आवाज थी, रसगुल्ले तो दो, मुझे रसगुल्ले खिलाओ। ये आवाज इतना नजदीक से आया था कि मैं पूरी तरह से समझ गया था कि ये यकीनन इसी बुढ़िया की आवाज है। मैं उससे पूछने लगा, कौन हो तुम? तुम्हारे मुंह नहीं चले, लेकिन ये आवाज कैसे तुम्हारे अंदर से आई? तो वो बुढ़िया वे हंसने लगी और हंसने की आवाज भी उसके अंदर से ही आ रही थी। उसके मुंह नहीं चल रहे थे। मैं उससे कहने लगा, ये कैसे कर पा रही हो तुम? कौन हो तुम? मैं इतना बोला था और तब उस बुढ़िया का चेहरा अब बदलना शुरू हो गया था। उसके चेहरे सफेद होना शुरू हो गए थे और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमकना शुरू हो गई थी। उसके नाक अब लंबी होना शुरू हो गई थी और उसके चेहरे पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे। और उसे देखते मैं समझ गया, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। यकीनन ये कोई डायन, चुड़ैल, पिशाचनी होगी जो यहाँ इस रास्ते पर खड़ी है। मैं अपने बैलगाड़ी को तेज तेज भगाना शुरू हो गया था और तभी मेरे बैलगाड़ी अचानक से रुक गए और मेरे बैल भी अब जैसे इधर इधर भागना चाहते थे। वो इधर उधर भागना चाहते थे, मेरी बैलगाड़ियों को बार बार भगाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि बैल भी डरे हुए थे किसी ऐसे चीज को देखकर। और मैं क्या करता? मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी मेरी यहाँ झाड़ियों की ओर भागा तो मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरे राशन पूरी तरह से इधर उधर बिखर जाएंगे और मेरे भी शरीर को नुकसान पहुंचेगा इन कांटों की वजह से। इन झाड़ियों में ये जो कांटा, ये बड़े बड़े कांटे हैं। मैं क्या करता? मैं उससे कहने लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रसगुल्ले देता हूँ, मुझे जाने दो, घर जाने दो, मेरे बैलों को छोड़ दो, मेरे बैलों को इसे परेशान मत करो। तभी वहां फिर से आवाज आया था। अब वो बुढ़िया मेरे बैलगाड़ी के आगे खड़ी थी सामने और वो कहने लगी, दो रसगुल्ले दो, वरना तुम्हारे जान में खतरे में डाल दूंगी, तुम घर नहीं जा पाओगे। और मैं क्या करता? मैं भी चुपचाप रसगुल्ले को निकाला और वहां जमीन पर रख दिया कि तभी वो बुढ़िया एक झटके से, जैसे बस पलक सी झपकी थी और वो बुढ़िया जो कि दूर खड़ी थी वो वहां से एक झटके से उस रसगुल्ले के पास आ गई। और मैं भी कहने लगा, अब जाने दो मुझे, तुम्हें रसगुल्ले तो मैंने दे दिया है। तो बुढ़िया भी कही, ठीक है जाओ। फिर से उसके मुंह नहीं चले थे, उसके अंदर से आवाज आई थी और मैं फिर से बैलगाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। मैं तेजी से भगाता गया। मेरे शरीर में पसीने आ चुके थे। ठंड का मौसम था, फिर भी मैं अपने चादर को उतारकर वहीं बैलगाड़ी में रख दिया और तेजी से भगाते हुए अपने घर पहुंचा। मुझे परेशान देखकर मेरी पत्नी भी कहने लगी, क्या हुआ? आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आपको शाम के वक्त ही तो आ जाना चाहिए था, इतना देर कैसे कर दिया आपने? मैं भी उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं घर पहुंचा, पानी पिया और सीधा अपने खाट पर जाकर लेट गया। मेरी पत्नी ने ही उस बैलगाड़ी से सारे राशन को उतारकर घर के अंदर लाई थी। उसके बाद मेरी पत्नी पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने परेशान परेशान क्यों लग रहे हैं? और ठंड के समय में भी आपके चेहरे पर यह पसीना कैसे? तो मैं उससे कहना शुरू किया, मुझे रास्ते में एक डायन मिली थी। वो बहुत ही भयानक सी थी। उसके नाक लंबे थे, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया। उसी की डर के वजह से मेरे चेहरे पर ये पसीने हैं और मैं भागता हुआ घर तक आया हूँ। वहां मुझे काफी ज्यादा ठंड ही लगना शुरू हो गया था। मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था
इतना ठंड कि मुझे 3 कंबल उड़ा दिए गए थे। मेरे शरीर पर 3-3 कंबल डाल दिए गए थे। 3 कंबल डालने के बावजूद भी मेरी ठंडी कम हो ही नहीं रही थी। मुझे इतना ज्यादा ठंड लगे जा रहा था और मेरी पत्नी भी परेशान थी। इतना ज्यादा ठंड कैसे लग रहा है आपको? और मैं उसे क्या कहता, शायद डर के कारण लग रहा है, कुछ देर में मैं सही हो जाऊंगा। फिर इसी तरह रात के लगभग 2 बजे मुझे ठंड लगना कम हुआ था और मेरी पत्नी भी मेरे पास ही बैठी थी और वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ था उस रास्ते पर? साफ साफ बताइए, विस्तार से बताइए। तब मैं भी अपने साथ घटी सारी घटना उसे बताया और वो कहने लगी, यकीनन वो कोई चुड़ैल ही होगी, भूखी चुड़ैल जो आपके मिठाई को खाना चाहती थी। उसने रसगुल्ले को कभी नहीं खाई होगी, इसी वजह से वो रसगुल्ले खाना चाहती थी। कैसी चुड़ैल थी वो? लालची चुड़ैल। उसे गालियां दिए जा रही थी मेरी पत्नी और मैं भी कहने लगा, कोई बात नहीं, रसगुल्ले ही तो गए हैं, लेकिन मेरी जान तो बच गई। तो वो कहने लगी, आपकी जान नहीं बचती, आप अपने गले में देखिए ये हनुमान जी की लॉकेट। और इसी वजह से वो आपको परेशान नहीं कर पाई, वो आपको छू नहीं पाई। आप डर के कारण यहाँ पर भागते हुए आए, जिस वजह से आपके चेहरे पर ये पसीना है। वो सिर्फ बैलों को ही परेशान करती रही, लेकिन डर के कारण आपके इसे तबीयत बिगड़ गए। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी समझ गया, यकीनन ऐसा ही होगा, वरना कोई चुड़ैल वो मुझे से जाने क्यों देगी। फिर इसी तरह से सुबह हुई और सुबह होते ही अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। एक से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे लोग, ऐसे ही पूरे गांव में ये बात फैल गई और पूरे गांव के लोग मुझे देखने के लिए आए। वो मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ उस रास्ते पर? मैं भी उन्हें एक एक करके क्या बताता, मैं कितने लोगों को इसे बताता रहता। मैं भी सारे गांव में वहां लोगों को इकट्ठा करके ये घटना बता दिया। और उस दिन के बाद सभी गांव के लोग डरते हैं रात के वक्त उस सुनसान वाले रास्ते से जाने से, वहां पे उस घने पेड़ों के बीच से रात के वक्त गुजरने से।